हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हें तो रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है या किसी के बिजनेसेस है या कोई प्रोफेशनल है या कोई फ्रीलांसर है जहाँ से उसकी इनकम आ रही है, तो उन लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मेजोरिटी केसेस में जो भी लोग अपनी इनकम कमाते हैं वो दो जगह पर खर्च होती है। एक अपने ज़रूरत वाले खर्चे पर, जो अपने मंथली एक्सपेंस होते हैं जिसके बिना हमें चलेगा ही नहीं, वहाँ पर पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और दूसरे अपने मौज शौक पर। तो एक तरफ है ज़रूरत और दूसरी तरफ है शौक। तो ज़रूरत को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन शौक को हम कम करके उसका जो पैसा बचता है उसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लगा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि किसी की फैमिली का खर्चा, जो एक महीने का खर्चा है, वो 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये में आज वो अपना पूरा घर खर्च चला रहा है। और इंडिया में जिस तरह से महंगाई है उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% के आसपास है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6% से इस मंथली एक्सपेंस को हर साल बढ़ाते जाऊंगा। और अज्यूम करें कि हाँ, हमें 20 ईयर्स में रिटायर होना है। तो आपकी एज वहाँ पर उस समय 55 साल होगी। तो 55 साल भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि वहाँ पर हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफिशियल रिटायरमेंट एज जो होती है गवर्नमेंट के हिसाब से वो 58 से 60 साल के आसपास होती है। तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं रिटायर होने के बाद। तो 20 ईयर्स आपके लिए एक अच्छा होराइजन है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कम पैसे में ज़्यादा कॉर्पस बन जाता है 20 ईयर्स में। मैं क्या कर रहा हूँ कि आज का जो 30,000 का जो खर्चा है वो 6% के रेट से अगर बढ़ता है, तो 20 साल बाद मुझे वही खर्चा, सेम एक्सपेंस चलाने के लिए करीब 96,000 रुपीज़ चाहिए। यानी कि आप मोटा मोटा पकड़ लो कि 1 लाख रुपए चाहिए हमें। महीने के 1 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे 20 साल बाद अपना नॉर्मल घर खर्च चलाने के लिए। शौक पूरे करने के लिए नहीं है, ये आपके शौक नहीं है शायद, ये 30,000 रुपये में आपके घर खर्च पूरे हो रहे हैं। और ये जो आपका खर्चा हुआ है लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ, तो ये साल का कितना हो गया? साल का हो गया ये 11,55,000, 11.55 लैक्स ये साल का हो गया, बिकॉज हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। तो ये साल का एक्सपेंस आ गया। अब आपका जो साल का एक्सपेंस है ना, रिटायरमेंट का रूल क्या कहता है कि जो साल का एक्सपेंस हमारा होने वाला है आने वाले समय में जब हम रिटायर होंगे, उसका 20 गुना हमारा कॉर्पस हो जाना चाहिए। यानी कि नेटवर्थ उस समय साल के एक्सपेंस के 20 गुना हो जानी चाहिए। यानी कि हम जब रिटायर होंगे, जिसका आज का खर्च 30,000 रुपये है, वो पर्सन, वो बंदा जब रिटायर होगा तो उसके पास कम से कम 2.3 करोड़ होने चाहिए। आप देखिएगा, ये एक मैजिक होता है, एक मैजिक क्रिएट करेगा आगे जाकर। अगर वो 2.3 करोड़ रुपए जमा कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो उससे आने वाले ज़िंदगी में रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2.3 करोड़ हमें कलेक्ट करने हैं। क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 2 पे कि भाई 2.3 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ हम कलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कितने रेट से ग्रो करेंगे, तो हमें जाकर वहाँ पर 2.3 करोड़ मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। दो चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। आप डिसाइड करिए कि देखिए, आप 2-2.5 करोड़ का एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं। कितना सीरियस मैटर है। सोचिए, आपकी रिटायरमेंट की लाइफ बड़े आराम से कट रही है, हर महीने 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। तो अब आइए चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, जहाँ पर हम तय करेंगे कि हम लमसम कितना इन्वेस्ट करेंगे और एसआईपी कितने की करेंगे। अब देखिए, जनरली जब लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं या म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग करना, तब वो बहुत छोटा लमसम अमाउंट और बहुत छोटी एसआईपी से शुरू करते हैं। क्योंकि जब भी हम एसआईपी के बारे में सुनते हैं ना, तो हम सुनते हैं कि हाँ, 1,000 रुपये की एसआईपी भी इनफ है। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये की एसआईपी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप स्टार्ट तो कर ही सकते हैं 1,000 रुपये की एसआईपी से, लेकिन 1,000 रुपये की एसआईपी से कुछ कॉर्पस बनेगा नहीं। देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप एक सोचिए कि अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं, अगर वो घर की वैल्यू 50 लाख रुपए की है आज, और आपके पास जाहिर सी बात है, मान लो कि उतने पैसे हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। मैक्सिमम हमें कितनी लोन मिलेगी उस घर के खरीदने के लिए? तो लगभग 35-38 लाख या 40 लाख तक मैक्सिमम लोन मिल सकती है। लगभग 80% की मान लो हमने लोन अज्यूम कर ली। 50 लाख का घर खरीदने के लिए 40 लाख तक की लोन मिल रही है और 10 लाख रुपए का हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और वो जो 40 लाख रुपए की जो लोन है ना, उसे पे करने के लिए अगले 15-20 साल लगेंगे। और लोन के रेशो के हिसाब से 40 लाख की लोन पे करने के लिए लगभग 40 से 50 हज़ार का पर मंथ ईएमआई आ सकता है। और अगर आप टेन्योर बढ़ा दें तो 30 हज़ार रुपये का फिर भी पर मंथ ईएमआई आता है। तो आपने क्या किया, 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करे हैं और 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ ईएमआई कट रही है। और ये
15-20 साल का होराइजन लिया तब होगा। अगर ज़्यादा होराइजन ले लिया, मान लो 25 साल 30 साल का टेन्योर ले लिया आपने, तो आपका जो है अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। हालांकि आपकी मंथली ईएमआई थोड़ा सा कम हो जाएगा, 25,000 30,000 के आसपास हो जाएगा, लेकिन फिर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल आपकी ईएमआई कट रही है, वो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ बहुत बढ़ जाता है। तो वहां पर कैसे हम सीरियसली 10 लाख रुपए डालने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कैसे हम 30-40 हज़ार रुपए पे कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हमें घर चाहिए, और घर क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है। तो जैसे घर हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वैसे हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे घर हमें रिटायर होने के बाद उसके अंदर हमें रहने देगा, वैसे ही हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो हमें काम करने से बचाएगा। मान लो हमारी काम करने की उम्र नहीं है, या हम 50 साल में ही सोच रहे कि हम रिटायर होना चाहते हैं, तो हमें काम ना करना पड़े, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे जिस तरीके से, जिस शिद्दत से आप ईएमआई पे करते हैं ना, लोन की ईएमआई पे करते हैं, डाउन पेमेंट पे करते हैं, वैसे ही आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग उतने ही सीरियसनेस के साथ बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हम 10 लाख रुपए का एक लमसम क्रिएट करते हैं। अब ये मत बोलिए कि 10 लाख आएगा कहाँ से। देखिए, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आजकल की फैमिली के अंदर, भले आपके इंडिविजुअल के पास 10 लाख एक साथ इकट्ठा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास 10 लाख के आसपास का फंड हो सकता है अरेंज हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं इससे कम का भी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। लेकिन अभी शुरू करते हैं। मान लो कि 10 लाख रुपए से अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमने लमसम एक साथ 10 लाख रुपए डाल दिए, और अब हम मंथली कुछ एसआईपी करेंगे। सो लेट्स से मंथली हम एसआईपी कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपए की एसआईपी से। जैसे हम ईएमआई कितनी पे कर रहे थे, 30-40 हज़ार ईएमआई पे कर रहे हैं। कहीं मान लो हमने कम लोन लिया, तब भी 20 हज़ार की तो ईएमआई जाएगी, तो उतना ही हम क्या कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, और उससे तो कम ही कर रहे हैं। तो अगर मान लो 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है और 10,000 की एसआईपी है, और इसको हम ये ट्राई करें कि जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, राइट सी बात है कि इसको हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 12-13% के आसपास है। लेकिन अगर आप रीबैलेंसिंग जानते हैं अच्छी तरीके से कि कौन से फंड्स में कब एग्जिट कर लेनी चाहिए, 2-3 साल में, या 2-3 साल बाद कैसे हमें फंड्स को स्विच करना चाहिए, तो हो सकता है कि आप 12% में 1-2% एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कि म्यूचुअल फंड ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 14-15% के आसपास भी गया है। लेकिन मैं उतना अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में उतना रिटर्न शायद ना दे। तो कम अज्यूम करके हम चलते हैं अभी। तो मैं 12 से 1% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मैं 13% अज्यूम करता हूँ, चलो अभी ठीक है। तो 13% के हिसाब से अगर हम 20 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखें, और यहाँ मैजिक देखिए, हम अपनी एसआईपी सिर्फ 10 साल के लिए ही करेंगे, क्लियर है? हम 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे हर महीने। उसके बाद के 10 साल वो जो पैसा जमा हुआ है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्लियर? तो अगर हम रखेंगे 20 साल अपना कैपिटल इन्वेस्टेड, लेकिन एसआईपी 10 साल ही करते हैं, और इस एसआईपी में कोई टॉप अप नहीं करते, यानी कि हम अगले साल, उसके अगले साल, उसके बाद के साल में एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएंगे नहीं, तो ये अमाउंट कितना हो जाता है, 1.9 करोड़ हो जाता है। देखिए, 2 करोड़ के आसपास हम आराम से पहुंच गए। मैजिक यहाँ पर देखिए, इस 2 करोड़ के आसपास तक पहुंचने के लिए हमने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 22 लाख रुपए। देखिए, यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया है, 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और हमारा कॉर्पस कितना बन गया, 1 करोड़ 90 लाख रुपए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये समझना आ जाए कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है और कितना अपना कॉर्पस बन रहा है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें 2.3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है, राइट? तभी जाकर हमारा एक्सपेंस मैनेज होगा। सो लेट से हम 10,000 के बदले 12,000 की एसआईपी कर देते हैं। लेट से हम 2,000 बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो उसी का है ना। प्लानिंग अगर मैं बिना प्लानिंग के करूंगा तो मैं अपने रिटायरमेंट गोल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो देखिए, 12,000 की एसआईपी से मेरा 2 करोड़ तक का एयूएम बन गया है। और मान लो कि मैं टॉपअप करता हूँ, टॉपअप मतलब मैं एक्स्ट्रा हर साल एसआईपी थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। सो लेट से अभी मैं 12,000 कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं 500 रुपए से एसआईपी बढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर मैं 12,500 की एसआईपी करूंगा, उसके अगले साल मैं 13,000 की एसआईपी करूंगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम 500 रुपए एक्स्ट्रा टॉपअप करते हैं हर साल, तो ये 2.18 करोड़ हो गया ऑलरेडी, क्लियर है? और अगर हम 1,000 रुपए से टॉपअप करते हैं तो देखिए ये 2.3 करोड़ हो चुका है। यही चाहिए हमें, चेक करें, 2.31 करोड़ चाहिए था, और 2.3 करोड़ के आसपास हमारा कैपिटल बन गया है। अब इसके लिए हमने इन्वेस्ट कितना किया, इसके लिए हमने इन्वेस्ट किया 29.8 लैक्स, यानी कि करीब 30 लैक्स इन्वेस्ट किए हैं। और वो 30 लैक्स कैसे इन्वेस्ट करे हैं, 30 लैक्स के अंदर हमने 10 साल ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है। देखो, 10 साल का अपना जो इन्वेस्टमेंट वाला ग्राफ है ना, वो ऊपर जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैपिटल वाला ग्राफ स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके बाद हमने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन हमारा कॉर्पस उतना बड़ा हो चुका था तभी उस समय
कि उसके बाद वो अपने आप बढ़ता रहे। तो देखो कॉर्पस अपने आप बढ़ता गया और अपना इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहा। और इस समय जब हमने अपनी एसआईपी करना बंद करी, उस समय अपना कॉर्पस था 68 लाख रुपीज। क्लियर। अब देखो जिस समय मैंने एसआईपी बंद करी ना, यहाँ पर मेरा कॉर्पस है 68 लैक्स, और इस 68 लाख में मैंने खुद उस समय कितना इन्वेस्ट किया था, 30 लाख रुपए के आसपास। यानी कि मेरा पैसा उस समय खाली डबल ही हुआ था। लेकिन जब मैंने उसको और 10 साल छोड़ दिया ऐसे ही, तो जो मेरा पैसा है वो 30 लाख के बदले 2 करोड़ 30 लाख हो गया। मैंने 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बना लिए। यानी कि मेरा पैसा जो कितना हो जाएगा, अपना पैसा 7.77 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 7.25 गुना पैसा अपना यहाँ पर बन गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो खर्चा है उसके हिसाब से हमें रिटायरमेंट के समय 2.3 करोड़ कॉर्पस चाहिए, और वो हमने बनाया इस तरीके से। अब हो सकता है कि मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, हो सकता है कि किसी के पास 6 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है। तो मैं मिनिमम 5 लाख से लेट से यहाँ पे डालता हूँ। जब हम प्राइवेट जॉब में, देखिए प्राइवेट जॉब में ये बहुत बुरी हालत है कि जब हम नौकरी छोड़ते हैं, चाहे हमने एक ही जगह पर 30 साल भी काम क्यों ना किया हो, हमें पेंशन नहीं मिलता। हाँ, पीपीएफ कटता है, पीपीएफ का पैसा एक साथ मिल सकता है, लेकिन हर महीने पेंशन नहीं मिलता। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मेरे एक रिलेटिव है, तो वो रिटायर हो रहे हैं, राइट। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो रिटायर हो रहे हैं, और उनका अभी 60 से 65 थाउजेंड पर मंथ का पेंशन आना शुरू हुआ है। और वो पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ता भी जाएगा हर साल। ऐसा नहीं है कि पेंशन आज अगर 60 65 हज़ार आ रहा है तो लाइफ टाइम उतना ही रहेगा, पेंशन भी हर साल बढ़ता जाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो हमारे लिए भी हमें एक ऐसा इनकम क्रिएट करना है। तो मान लो कि 5 लाख रुपए से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें तो कि भाई 15 हज़ार का अगर हम एसआईपी करते हैं, तो हम 1.97 करोड़ तक पहुंच, देखो हो गया ना, 12 के बदले 15 का एसआईपी कर दिया। हाँ, ये याद रखिए कि 15 हज़ार की जो एसआईपी है ना, वो 1,000 रुपए के टॉपअप के साथ है। यानी कि 1,000 रुपए का अगर टॉपअप करेंगे तब जाकर हम यहाँ पर पहुंच पाएंगे। प्लस मान लो अभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई कैपेबल है और वो 20,000 की एसआईपी कर सकता है, तो 20,000 की एसआईपी में देखिए टारगेट अपना अचीव हो चुका है, 2.34 करोड़ हो गया। लेकिन मान लो कोई कैपेबल नहीं है, 15,000 अभी उसके लिए पॉसिबल है। हाँ, सैलरी अगर आगे बढ़ती है धीरे धीरे, तो वो 1,000 रुपए का टॉपअप कर सकता है, वो डेफिनेटली उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 साल का जो एसआईपी अपना पीरियड है उसके बदले 12 साल कर देंगे। यानी कि होल्डिंग तो हम 20 साल की ही रखेंगे, लेकिन पहले वाले केस में हम 10 साल की ही एसआईपी कर रहे थे, उसके बाद एसआईपी बंद कर दे रहे थे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं। तो 12 साल की एसआईपी में ये अपना कॉर्पस बन रहा है 2.14 करोड़, और 13 साल की एसआईपी में कॉर्पस बन गया 2.21 करोड़, और 15 साल की एसआईपी में कॉर्पस बन गया 2.35 करोड़। देखिए क्लियर है। तो हमको यहाँ पर इस तरीके से बिठाना, और ये मैंने 13% के आसपास का रेट पकड़ा हुआ है। हो सकता है कि हमें 12% मिले, हो सकता है कि हमें 14 15% मिले, लेकिन एवरेज जो बेयर मिनिमम रेट है म्यूचुअल फंड का, एकदम मतलब एकदम एवरेज स्कीम जो होती है ना, उसका भी 12% के आसपास तो है, 12 के आसपास तो है। तो मान लो हम थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, राइट, अच्छे फंड सेलेक्ट करते हैं, या अच्छे कोई डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं आपकी इन्वेस्टिंग के लिए। तो वहाँ पर हमें 1 2% का एक्स्ट्रा अल्फा मिल सकता है। उस केस में मान लो कि 15% मिल गया तो भाई बात ही अलग हो जाएगी। बट मैं ये अज्यूम करके कैलकुलेशन करने की नहीं बोल रहा हूँ, आपको मिनिमम रेट पकड़ना है, ठीक है। सो कितना हो गया, 5 लाख का लमसम, और 15,000 की एसआईपी, और 1,000 रुपये का टॉपअप, और 15 साल तक का एसआईपी पीरियड है, और उसके बाद का 5 साल अपना और एक्स्ट्रा होल्डिंग पीरियड है। यानी कि होल्डिंग पीरियड टोटल जो है वो 20 साल का है। तो देखिए यहाँ पर 15वें साल पर हमने अपनी एसआईपी बंद कर दी, और उसके बाद और 5 साल अपना हमारा कॉर्पस जो है बढ़ता रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 44 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद जो है कॉर्पस अपना बन गया 2.35 करोड़। तो देखिए ये कितना फर्क हो गया। पहले वाले केस में हमारा 29 या 30 लैक्स का इन्वेस्टमेंट था, और वो कॉर्पस 2.3 करोड़ बना था। यहाँ 44 लैक्स का इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो कॉर्पस बना है 2.3, यानी कि कॉर्पस तो लगभग सेम बना है, राइट। इन्वेस्टमेंट फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो सेम ही आ रही है। लेकिन पहले वाले केस में हमारा कितना था, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, और इस वाले केस में हमारा 44 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा लमसम कैपिटल 10 लाख से 5 लाख हो गया। अब यही अगर मैं 10 लाख कर देता हूँ, देखो जितना बड़ा लमसम होगा ना, उतना ही जल्दी आपका गोल अचीव हो जाएगा, और उतना ही छोटी आपकी एसआईपी आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। लमसम का बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ देखिए लमसम अगर हम 10 लाख डाल देते तो 10 लाख का सीधा 60 लाख का फर्क हो जाएगा, क्योंकि पहले 2.3 करोड़ आ रहा था, अब 2.9 करोड़ आ रहा है, तो सीधा 60 लाख का फर्क पड़ता है 10 लाख से। तो अगर हम 5 लाख एक्स्ट्रा डालते, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले 5 तो डाला हुआ ही था, तो उसके बदले में 10 किया, तो हमने यहाँ पर 5 लाख एक्स्ट्रा डाले। तो 5 लाख एक्स्ट्रा डालने से
सीधा 60 लाख का फर्क पड़ता है। 12 गुना पैसा हमें मिला, 5 लाख का 60 लाख एक्स्ट्रा मिला। इसीलिए लमसम का बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आप लमसम कैपिटल ज़्यादा डालेंगे तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एसआईपी ड्यूरेशन बढ़ा कर देंगे वगैरह वगैरह, हम ये करेंगे फिर, और क्या करेंगे, राइट। तो आपको पहले इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए। तो फिर से बता रहा हूँ, रिटायरमेंट का जो रूल है वो क्या है कि सबसे पहले आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपना खर्चा पहले काउंट करो कि कितने साल बाद रिटायर होना है और उस समय आपका खर्चा क्या होगा। उस खर्चे का एनुअल नंबर निकालो, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 12 करो। फिर जो एनुअल एक्सपेंस आ रहा है पूरे साल का एक्सपेंस, उसको मल्टीप्लाइड बाय 20 करो। तो 20 से गुना कर दिया, तो ये जो आपका नंबर आ रहा है ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 करोड़ 30 लाख जो मान लो बन गए हैं, हम उसमें से खर्च करते रहे। अगर इसी में से खर्च करेंगे ना तो ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, अपना जो रिटायरमेंट कॉर्पस बना, चलो जिस भी तरीके से हमने कॉर्पस बनाया उसको हम क्या करेंगे, सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 में आकर हमारा इनिशियल रिटायरमेंट कॉर्पस में यहाँ पे वो टाइप कर देंगे 2.3 करोड़, मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपए। तो ये हो गया 2 करोड़ 30 लाख। और यहाँ पर मुझे बताइए हमने क्या प्लान किया था कि हमारा मंथली खर्च कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख रुपए मंथली खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम अपना मंथली विड्रॉल यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि मुझे मंथली कितना उठाना है मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट से, तो हमें मंथली उठाना है 1 लाख रुपए। और इस जो ये जो अमाउंट बना है अपना ये कॉर्पस, ये भी हम बैंक में नहीं रखेंगे, ये भी इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट में, लेकिन ये अब लोअर रिटर्न्स कमा कर देगा तब भी चलेगा। यानी कि अभी हमें यहाँ पर 13 14 15% रिटर्न नहीं चाहिए, यहाँ पर 12 टका मिला, थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव चलेंगे, थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे अपने पैसे को अलग अलग असेट क्लास में, तो यहाँ पर 12% भी मिला तब भी चल जाएगा। क्लियर है। और 12% आप इंडेक्स फंड के अंदर भी डाल के आपको मिल सकता है, लार्ज कैप में डाल दिया तब भी मिल सकता है। 12% के लिए कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपका अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, अब धीरे धीरे ग्रो होना चाहिए, बस 12 टका से अमाउंट ग्रो होना चाहिए। और जैसे जब आप मान लो रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने लेट से आप 1 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि साल के 12 लाख रुपए विड्रॉ किया आपने, ठीक है। इस साल हर महीने आपने 1 1 लाख विड्रॉ किए, लेकिन अगले साल महंगाई थोड़ी और बढ़ जाएगी ना, तो अगले साल हो सकता है कि आपको महीने के लाख लाख रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, एनुअल जो अपना विड्रॉल हो रहा है उसको भी हम 5% की महंगाई से बढ़ाएंगे। अज्यूम करते हैं कि 5% महंगाई है, तो हम हर साल उसको भी 5% से इंक्रीज करेंगे। और इसको मान लो हम 30 साल के लिए या 40 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में यही पैसा खर्च करने वाले हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि ये पैसा अब वैसे आप खर्च करें कि ये कभी खत्म ही ना हो। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि 2 करोड़ 30 लाख का कैपिटल और 1 लाख विड्रॉल, अगर हम हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये पैसा 30 साल तक भी विड्रॉ करते रहे, तो इन 30 सालों में आपको पता है हमने टोटल कितना विड्रॉ कर लिया होगा। इन 30 सालों में हमने लगभग 7.97 करोड़, यानी कि 8 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए होंगे। और 8 करोड़ विड्रॉ करने के बाद पता है हमारे पास कितना बचा होगा। देखिए हमने 2 करोड़ 30 लाख में से 8 करोड़ रुपए विड्रॉ किए, उसके बाद भी हमारे पास 24 करोड़ रुपए बचे होंगे। बात समझ में आ रही है। आप सोचेंगे भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख थे, उसमें से हर महीने हम 1 1 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, और उस 1 1 लाख विड्रॉल को भी हर अगले साल 5% से इंक्रीज भी करेंगे। और ऐसा करते करते 30 सालों में हमने 8 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए, लेकिन फिर भी 24 या 25 करोड़ रुपए और बचेंगे लास्ट में। ऐसा कैसे हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने जब यहाँ पर विड्रॉ किया तो शुरू में हमारे पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए थे, यहाँ पर देखिए 2.3 करोड़ हमारे पास थे, और हमारा मंथली विड्रॉल था 1 लाख रुपए का, यानी कि हमारा सालाना जो विड्रॉल है एनुअल विड्रॉल वो 12 लाख रुपए हो गया। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 12 लाख का विड्रॉल हो गया। लेकिन हमने ये जो 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो जहाँ इन्वेस्ट किया ना, वहाँ पर हमें 12 टका ब्याज मिल रहा है, मतलब 12 टका मार्केट हमें रिटर्न्स दे रहा है। फिक्स ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एवरेज 12 टका मिलता है। तो यहाँ जो 12% मिल रहा है ना, उसके हिसाब से हमने मार्केट में कितना बनाया, 27 लैक्स बनाया, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख का 12% होता है 27 लैक्स रुपीज। और ये 27 लाख रुपीज में से हमने विड्रॉ कितना किया हमारे खर्चों के लिए, 12 लाख रुपए। 27 लाख रुपए में से खाली 12 लाख ही विड्रॉ किया, तो बाकी 15 लाख रुपए बच गए। तो ये 15 16 लाख जो बचे हुए हैं ना, वही आपके 2 करोड़ 30 लाख में ऐड हो गए। लास्ट में देखिए 2 करोड़ 30 लाख में अगर मैं 15 16 लाख ऐड कर देता हूँ तो वो 2 करोड़ 46 लाख हो जाएंगे। क्लियर है।
2.46 करोड़ हो गए। सोचिए हर साल मतलब पहले साल के 12 लाख रुपए हर महीने के 1-1 लाख रुपए भी विड्रॉ करने के बाद मेरा कैपिटल कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़कर क्लोजिंग बैलेंस आया। और यही कैपिटल जो है 2.46 करोड़ ये अगले साल का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। और इसी में से मैं अगले साल 5% एक्स्ट्रा विड्रॉ करूंगा, यानी कि यहाँ मैंने 1 लाख विड्रॉ किया था हर महीने, अगले साल मैं हर महीने 1,05,000 विड्रॉ करूंगा। फिर उसके बाद अगले साल 1,10,000, फिर 1,16,000, फिर अगले साल 1,22,000। तो जैसे हमारा पगार बढ़ता है, जैसे हमारी पेंशन बढ़ती है, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी विड्रॉल अमाउंट बढ़ना चाहिए ना। तो ठीक वैसे ही क्या हो रहा है, 10वें साल की विड्रॉल में हम 1.5 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, 1.55 लाख। और 20वें साल की विड्रॉल में हम कितना विड्रॉ कर रहे होंगे, 2.5 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ कर रहे होंगे। क्लियर। तो ये महंगाई बढ़ेगी तो हम उसके हिसाब से विड्रॉल भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैजिक यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20वें साल हमने 2.5 लाख रुपए जब विड्रॉ किया, यानी कि साल का हमारा विड्रॉवल रहा 30 लाख रुपए का, उस साल भी हमने 9 करोड़ के कैपिटल पे कमाया कितना होगा पता है क्या? कमाया होगा हमने 1 करोड़ रुपए। हमने 1 करोड़ रुपए कमाए होंगे। तो हमारा 9 करोड़ में से अगर 30 लाख विड्रॉ भी हो गया तब भी हमने कमाया 1 करोड़ और एक्स्ट्रा, तो इसमें से आपका 30 गया तब भी एक्स्ट्रा बचकर ये कैपिटल 9 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, 9.38 करोड़ से 10.2 करोड़ के आसपास आ गया। तो देखिए कितना बफर है, मतलब आप उस साल कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपया, 1.1 करोड़ 13 लाख रुपए, लेकिन आपने खर्चा कितना किया, 30 लाख रुपए। तो मान लो उस साल 30 लाख के बदले 5 लाख खर्चा और भी एक्स्ट्रा हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने 1 करोड़ कमाया है उस साल में। तो ये बफर के साथ है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने इतना लिखा है तो इतना ही विड्रॉल मिलेगा, 2-5 हज़ार ऊपर नीचे आप 5 हज़ार 10 हज़ार एक्स्ट्रा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने बफर के साथ पूरा काउंट किया है। लेकिन हाँ, आपको क्या नहीं करना है, आपको अपना जो टोटल कॉर्पस है, जैसे इस केस में टोटल कॉर्पस जो है ये कितना हो गया, 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। 2 करोड़ 30 लाख का मान लो आप साल का कमा रहे हैं 12%। क्लियर। तो आपको 12% के हिसाब से 2 करोड़ 30 लाख में पहले साल कितना ब्याज मिला था, यहाँ पर हमें ब्याज मिला था 27 लाख रुपए का। ठीक है, पहले साल हमें इतना ब्याज मिला था। तो जो भी हमारा एक साल का जो एवरेज रिटर्न जनरेट हो रहा है ना, उसके आधे से ज्यादा हमें विड्रॉ नहीं करना है, आधे से कम विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 27 लाख का आधा कितना होता है, लगभग 13-13.5 लाख रुपए। तो इसीलिए 13.5 लाख से कम रखकर मैंने 12 लाख विड्रॉ किया। और ये विड्रॉ हमने कितना करना है ये हमने पहले से ही तय किया था, क्योंकि हमने जब पहले अपना आज का मंथली एक्सपेंस काउंट किया था उसके हिसाब से ही मैंने अपना फ्यूचर एक्सपेंस बनाया था। इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये एक्सपेंस है और उसी के हिसाब से हमने अपना कॉर्पस प्लान किया है। और ये कॉर्पस भी कोई रैंडम नंबर से नहीं आया, इसका हमने प्लान किया है कि हाँ 5 लाख का लमसम डालेंगे, 15 हज़ार की SIP करेंगे, 13% अगर वो ग्रो होता है तो 1,000 रुपए की टॉपअप के साथ 15 साल की SIP ड्यूरेशन में 20 साल में ये अमाउंट 2 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना कॉर्पस प्लान कर सकते हैं और इस तरीके से अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे। देखो रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए आज अगर मान लो कि आपकी एज 55 या 60 साल है और आपको हर महीने 50,000 रुपए या 60,000 रुपए आ रहे हैं ऐसे बैठे बैठे हर महीने, तो कितना अच्छा लगेगा। सोचिए 50,000 छोड़िए, हर महीने 25,000 भी आ रहे हैं फिक्स, 25,000 पेंशन आ रहा है, तो कितना अच्छा लगता है, तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उस समय भी अगर हमको 1 लाख रुपए का पेंशन आएगा हर महीने तो हमें अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है कि वो हमारी ज़रूरत है। देखो इंडियन मेंटालिटी ये है आज कि हाँ हम घर खरीदने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उसको, क्योंकि घर जो है वो हमारी एक सिक्योरिटी है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप घर खरीदिए, लेकिन जिस शिद्दत से आप डाउन पेमेंट करते हैं घर खरीदने के लिए या लोन पेमेंट करते हैं हर महीने सटीक सेम तारीख को, उतने ही डिसिप्लिन के साथ अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करिए। क्योंकि आज से 20 साल बाद अगर हमारी प्राइवेट जॉब है आज या हमारा बिजनेस है, तो 10 साल या 12 साल बाद कौन सा AI आकर हमें रिप्लेस कर देगा, या जो नई पीढ़ी आएगी आगे की जनरेशन वो हमें शायद रिप्लेस कर दे, या हमारी जो आज जॉब चल रही है वो कॉरपोरेट जॉब कब हमसे छिन जाए ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पर प्लानिंग में कि हमने होल्डिंग पीरियड तो 20 साल का रखा है, लेकिन SIP हम 10-12 साल या 15 साल की ही करेंगे। जितने सालों तक हम अच्छा कमा रहे हैं अभी आज, उतने सालों में अच्छा इन्वेस्ट कर दीजिए। आने वाले समय में अच्छा कमाएंगे वो बाद में देख लेंगे, अभी अच्छा कमा रहे हैं तो अभी इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अभी का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कम पैसे में भी ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बना देगा। तो बाद में हो सकता है कि हमारे कोई रिस्क आ जाए हमारे इनकम पर, तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अगर मान लो अभी हमने 10 साल ही SIP करी और फिर उस कॉर्पस को 10 साल बाद में ऐसे ही छोड़ दिया, तो हम 10 साल की SIP जब तक कर रहे हैं
तब तक हो सकता है कि हमें अपने खर्चे को मैनेज करना पड़े। लेकिन 10 साल का अगर आपका एसआईपी पीरियड है और वो ख़त्म हो गया, उसके बाद के 10 साल सिर्फ आपका होल्डिंग पीरियड है। तो अगर बाद के 10 साल में आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं, तो वो एसआईपी नहीं करने से जो पैसा बचेगा मंथली एक्स्ट्रा, उसको अपने पे खर्च कीजिए, क्योंकि अब आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर चुके हैं। तो बाकी बचा हुआ पैसा, क्योंकि आप एसआईपी नहीं करेंगे, तो उसको अपने पर खर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक मंथली कैलकुलेशन बनाइए। एक मंथली आज का एक्सपेंस कितना है ये लिखिए, उसको कितने साल में रिटायर, मान लो कि कोई बोल रहा है कि भाई मेरी तो एज अभी बहुत छोटी है, मुझे 25 साल के बाद रिटायर होना है, ठीक है। तो 25 साल के बाद अगर उसको रिटायर होना है, और अगर आज उसका मंथली एक्सपेंस मान लो यहाँ पर 40,000 रुपये है, लेट से हो सकता है किसी का 40,000 हो शायद, ठीक है। तो उसको 1.72 लैक्स, 1,72,000 का एक्सपेंस चाहिए जब वो रिटायर होगा। और उसके हिसाब से उसका जो सालाना एक्सपेंस होगा वो 20 लाख रुपए का होगा। और उसके हिसाब से जो उसका कॉर्पस रिक्वायर्ड है वो 4 करोड़ का कॉर्पस उसको चाहिए। तो ये 4 करोड़ पहुंचने के लिए मान लीजिए कि उसको 25 साल में पहुंचना है, क्योंकि 25 साल का उसने रिटायरमेंट यहाँ पर पीरियड डाला हुआ है। मान लो कि किसी का आज एज 30 साल है और वो 55 साल में रिटायर होना चाहता है, तो 30 से 55 हो गया ना, 25 साल। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो कि हम लेट से उसके पास, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा है, उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो उसके पास कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए फिर तो, राइट। तो मान लो हम 6-7 लाख रुपए अज्यूम करते हैं कि लेट से उसके पास 6 लाख रुपए या 6.5 लाख पकड़ है, 6.5 लाख उसके पास अभी आज पड़े हैं, और वो 15,000 की एसआईपी करना चाहता है, और वो ये सब सेम रखता है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यूरेशन में 20 साल के बदले 25 साल कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो इससे हो गया मैजिक, यहाँ पर सीधा 4 करोड़ 65 लाख रुपए हो गए। ये देख लो, इसमें हमने क्या किया, 6.5 लाख का कॉर्पस इकट्ठा किया, 15,000 की हमने एसआईपी करी, वो टॉपअप वाली एसआईपी, यानी कि हर साल अगले साल हम 1,000 रुपए की एसआईपी और एक्स्ट्रा करेंगे। एसआईपी हमने खाली 15 साल ही करी, लेकिन होल्ड हमने 25 साल किया। तो इस 25 साल में क्या मैजिक हो गया कि हमारा जो 46 लाख रुपीज इन्वेस्टेड था वो 4 करोड़ 65 लाख रुपए हो गया। 10 गुना पैसा हो गया इस 25 साल में। और इस 10 गुने पैसे को भी हमने धीरे धीरे इन्वेस्ट किया, ये ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ। देखो आज का 6 लाख 6.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि हमारी फैमिली में अरेंज नहीं हो सकता। अगर आज हमें घर खरीदना है मान लो, राइट, तो 10-15 लाख की हम डाउन पेमेंट कहाँ से भी हम अरेंज कर सकते हैं ना। तो वैसे ही आप 5 लाख की एटलीस्ट एक लमसम अमाउंट मैनेज करिए, और 10-15 हज़ार की अपनी ईएमआई जैसी एक एसआईपी क्रिएट करिए। इससे बड़ी कर सकते हैं तो और अच्छा है। अगर एसआईपी बड़ी करेंगे तो रिटायरमेंट में और पैसा आएगा एक्स्ट्रा, तो और पैसा आएगा तो उसमें कुछ बुरा है क्या। अगर आज 20-20 हज़ार पे कर रहे हैं और बाद में अगर 2-2 लाख रुपए आ रहा है हर महीने, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। मान लो 20,000 रुपए हमने एसआईपी करी, तो ये 5 करोड़ का कॉर्पस बना गया। देखो यहाँ पे 5 करोड़ का कॉर्पस बन गया। तो इसमें क्या होगा, 5 करोड़ के कॉर्पस में हमने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और ये 5.5 करोड़ क्रिएट कर गया। क्लियर। और देखो कॉर्पस एक बार अच्छा कॉर्पस बन गया ना, फिर आपको उसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कॉर्पस ही इतना बड़ा बन गया कि वो अपने आप ही अब ग्रो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और कॉर्पस का डिफरेंस देखो कैसे बढ़ते जा रहा है डिफरेंस। अगर मान लीजिए इस तरीके से किसी ने किया, ये कितना सिंपल है, 6.5 लाख का लमसम 20,000 की एसआईपी, और हमने 25 ईयर्स को तक ग्रो किया। अब देखो सुनने में ऐसा लगता है कि 25 साल बाद 5 करोड़ की क्या वैल्यू है, 25 साल बाद मैं शायद 5 करोड़ का घर भी ना खरीद पाऊँ। लेकिन हमें घर खरीदना भी नहीं है, इससे हम अपनी फ्रीडम खरीद रहे हैं, राइट। फ्रीडम खरीदने के लिए हमें ये पैसा इकट्ठा करना है। सो लेट्स से हमने जो 5 करोड़ रुपया जमा कर दिया, 5.5 हुआ था अपना, बट मान लो मैं 5 पकड़ता हूँ, तो 5 के पीछे 7 जीरो हो गए, यस। तो 5 करोड़ रुपये हमने जो खर्च खर्च इकट्ठा किया है, और उस बंदे को कितना चाहिए था मंथली एक्सपेंस, मान लो 2.25 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हम 2 लाख पकड़ते हैं पूरा, कि मान लो उसका मंथली खर्च है 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता है। तो यहाँ पर 2 लाख छोड़िए, हम और एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं, 2.5 लाख रुपए विड्रॉ किए, और ये हमने 12% के हिसाब से ग्रो किया। 5% हर साल इसको भी बढ़ाएंगे, और ये 30 साल तक विड्रॉ करते रहेंगे। आप 30 साल के बदले मान लो यहाँ पे 50 साल डाल दो, 40 डाल दो, वो आपको बात की बात है, ठीक है। क्योंकि ये कॉर्पस कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस पूरे केस में हमने 19 करोड़ रुपए विड्रॉ कर चुके होंगे 30 साल में, लेकिन फिर भी अपने पास लगभग 40 करोड़ रुपए बचे होंगे। अब 20 करोड़ हमने विड्रॉ किए, 40 करोड़ बचे होंगे। और ये कॉर्पस में देखिए, इस जहाँ पर हमने पहले साल 2.5 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ हो रहे हैं, यानी कि हर महीने। और ये SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, वो आपको विड्रॉ बटन दबाना नहीं है, वो हर महीने आपके बैंक में अपने आप आ जाएंगे आपको, ठीक है। आपको किसी को बोलना नहीं है। तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का विड्रॉल हुआ हर महीने ऑटोमेटिक, यानी कि साल का 30 लाख रुपए विड्रॉ हुए। लेकिन यहाँ पर अपना पैसा बना कितना पता है,
5 करोड़ का 12% होता है 60 लाख रुपए। 60 लाख आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें 30 लाख विड्रॉ कर लिया। प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैंने क्या बोला था, आधा या उससे कम विड्रॉ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 करोड़ का 5/30 हो गया एट दी एंड। फिर ये 5/30 में से क्या हुआ, आपने अगले साल, पिछले साल आपने 2.5 लाख विड्रॉ किया था, इस साल आपने 2,63,000 रुपये विड्रॉ किए, 2,63,000 विड्रॉ किया, क्योंकि आपका 5% महंगाई बढ़ रहा है। वो हिसाब से आपने 31,50,000 विड्रॉ किए, लेकिन आपका बना कितना प्रॉफिट, 5 करोड़ 30 लाख पे 63 लाख का प्रॉफिट बना, 63 लैक्स का प्रॉफिट यहाँ पर बना। तो वहाँ पर आपका कैपिटल और बढ़ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे 10वें साल में कितना विड्रॉ करेंगे, साल का 46 लाख विड्रॉ किया, लेकिन प्रॉफिट कितना बना, 1 करोड़ का प्रॉफिट बना। तो देखो 1 करोड़ का प्रॉफिट के आधे से कम ही हमने विड्रॉ किया है। तो ये कैलकुलेशन कभी भी कैपिटल को जीरो होने नहीं देगा। हाँ, यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ये हमें 12% का ब्याज कमा के देगा। मान लो 12% का ब्याज नहीं मिल रहा है, लेट से 11 का ही मिल रहा है, तो 11 में अपना हम जो विड्रॉल है वो एकदम टाइट रखे थे ना, 2.5 लाख रुपए, इसको कम कर देंगे, 2 लाख कर देंगे, क्योंकि हमारा प्लानिंग तो वैसे 2.25 लाख का ही था, तो इसको हमने कम कर दिया और यहाँ पे 2 लाख कर दिया। अभी भी हमारा कैपिटल जो है वो खत्म नहीं होगा, 30 साल के बाद भी हमारे पास कैपिटल बढ़ता ही रहेगा। और ये जिंदगी भर तक अगर आप विड्रॉ करेंगे, देखो 30वें साल में यहाँ पे कितना विड्रॉ हो रहा है पता है, 30वें साल में मंथली 8 लाख रुपए विड्रॉ हो रहे हैं, मंथली 8 लाख रुपए, और साल का 98 लैक्स विड्रॉ हो रहा है, और हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है, 4 करोड़ रुपए, यानी कि विड्रॉल हुआ 98 लैक्स, प्रॉफिट हो रहा है 4 करोड़ रुपए का। तो ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। वैसा एक कैलकुलेशन हमने बना दिया, वैसा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जो हमें रिटायरमेंट का मंथली पैसा भी दे रहा है पेंशन के तौर पर, और अपना जो कॉर्पस है वो खत्म भी नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है उल्टा। तो इस तरीके से आपको अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है, या अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है इस प्लानिंग करने में, या कौन से फंड सेलेक्ट करने हैं, सही फंड्स कैसे सेलेक्ट करें, या किस फंड में कब इन्वेस्ट करना है, कब स्विच करना है, तो उसमें हम रीबैलेंसिंग जानते हैं। और रीबैलेंसिंग पर मैं आने वाले समय में कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ के अंदर, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।